आज के दौर में इंसान सिर्फ वही करता है जिसमें उसका फ़ायदा होता है। बिना फ़ायदा के कोई इंसान किसी की मदद नहीं करता। मेरा नाम माही है। मेरी उम्र इस समय 35 साल है। मैं अपने घर में अपनी माँ के साथ रहती हूँ। हम दोनों का एक दूसरे के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है। मेरे पति का कुछ साल पहले ही देहांत हो गया था। पति के देहांत के बाद मैं अपनी माँ के पास आ गई। बचपन में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया था। तभी से मेरी माँ ने मुझे अकेले ही पाला था। मेरी शादी के बाद मेरी माँ अकेले रहती है क्योंकि मैं अपनी माँ की इकलौती औलाद थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और एक देवर है। मेरे सास ससुर कभी कभी मुझसे मिलने आ जाते हैं। मेरे पति की मौत के बाद मेरे देवर ने मुझसे शादी के लिए बोला, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं कभी माँ नहीं बन सकती थी और मुझे अब शादी भी नहीं करनी थी। मैं अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी। अब मुझे अपनी माँ के लिए कुछ करना था। उन्हें बुढ़ापे में आराम देना था। मेरी माँ ने अब तक लोगों के कपड़े सिलकर गुजारा करती आई है, लेकिन आजकल उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैंने माँ से कहा कि अब आप कपड़े सिलना बंद कर दीजिए क्योंकि आपकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैं कोई ना कोई जॉब ज़रूर ढूंढ लूँगी। एक दिन मेरी एक सहेली ने बताया कि एक अनाथ आश्रम में एक औरत की ज़रूरत है। मैंने पूछा कि वहाँ क्या काम करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा कि इस बारे में उसको कुछ नहीं पता। उसे भी इस नौकरी के बारे में किसी ने बताया ही था। अगले ही दिन मैं अपनी माँ को बताकर अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि यह अनाथ आश्रम एक घर की तरह बना हुआ था। मैं अनाथ आश्रम के ऑफिस में चली गई। वहाँ गई तो एक मैडम बैठी हुई थी। मैंने उनसे कहा कि मैं नौकरी के लिए आई हूँ। उन्होंने मुझसे मेरा नाम, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है, तुम कल से नौकरी पे आ जाना, लेकिन हमारे यहाँ जो भी महिला काम करती है उसको यहीं रहना पड़ता है। सिर्फ संडे को ही वो अपने घर जा सकती है। मैडम की बात सुनकर मुझे अपनी माँ का ख्याल आया कि मैं अपनी माँ को कैसे अकेले छोड़ सकती हूँ, क्योंकि उनकी तो तबीयत भी अब ख़राब रहती है। मैंने मैडम से फिर पूछा कि क्या रुकना ज़रूरी है, क्या मैं रोज़ आना जाना नहीं कर सकती? तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ हर बच्चे के पास किसी ना किसी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने मैडम से पूछा कि मुझे यहाँ पर क्या काम करना होगा। मैडम ने बताया कि यहाँ बच्चों को खाना खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, तुम्हें बच्चों का ख्याल रखना होगा। फिर मैं वहाँ से अपने घर आ गई और मैंने माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा, अगर तुम्हें नौकरी पसंद आई है और तुम्हें पैसे भी सही मिल रहे हैं तो तुम नौकरी कर लो, मेरी फ़िक्र मत करो, मैं अकेली रह लूँगी। मैंने कहा ठीक है माँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखना। अगले दिन मैं अपनी माँ से मिली और अनाथ आश्रम के लिए निकल गई। मैं वहाँ जाकर मैडम से मिली और मैडम ने मुझे मेरा काम समझा दिया। मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया। मैं अपने कमरे में गई और अपना सामान और कपड़े वहाँ रख कर बाहर आ गई। जब बाहर आई तो वहाँ और भी लड़कियाँ काम करती थी। मैंने उनसे मिली। एक लड़की का नाम पायल था और दूसरी लड़की का नाम माधवी था। मुझे वो लोग एक कमरे में लेकर गईं और वहाँ हमने बच्चों को खाना खिलाया। मैं बच्चों के खाने पीने का ध्यान रखती थी। मेरा अच्छा समय गुजर रहा था। मैंने यहाँ एक बात नोटिस की थी कि यहाँ रोज़ कोई ना कोई बच्चा एडॉप्ट होता था। रोज़ यहाँ कोई ना कोई फैमिली बच्चा लेने आती थी और मैडम उन्हें बच्चा दे देती थी। बहुत लोग थे जो यहाँ बच्चे लेकर आते थे ताकि बच्चों की अच्छी देखभाल हो सके। उनकी वजह से बच्चों को रहने के लिए छत मिल जाती थी। एक दिन एक 12 से 13 साल की एक बच्ची आई। उसका एक हाथ खराब था। वो बहुत ही डरी और सहमी हुई थी। ना ही किसी से बात करती थी, ना ही वो सही से खाना खाती थी। एक दिन मैंने उस बच्ची को अपने हाथ से खाना खिलाया और पूछा कि वो किसी से बात क्यों नहीं करती है, तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं रोज़ उससे बात करने की कोशिश करती थी। अब वो मुझसे थोड़ा थोड़ा बात करने लगी थी। एक दिन वो बहुत रो रही थी। मेरे पास आकर बोली, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करो, मुझे यहाँ सोने के बाद बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें अपनी जगह पर क्या परेशानी होती है, तो उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ। मैंने सोचा शायद कोई बच्चा होगा जो इसे परेशान करता होगा, इसीलिए मैंने उसकी जगह बदल दी। अब अगले दिन फिर से मैंने प्रिया से बात की। मैंने पूछा आज तो तुम्हें नींद सही से आई होगी, अब तो
मैंने तुम्हारी जगह भी बदल दी है। लेकिन वो आज भी बाकी दिनों की तरह उदास थी। उसने आज भी मुझसे वही बात बोली, दीदी आप मेरी जगह पर सो जाया करो, मुझे बहुत दर्द होता है। मैंने उससे पूछा कि अब कैसा दर्द। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी जगह पर चली गई। अब प्रिया मुझे जब भी मिलती यही बात कहती और मैं उसकी बात सुनकर टाल देती। मुझे लगा शायद वो यहाँ रहना ही नहीं चाहती है, इसीलिए वो मुझे ये बात बार बार बोल रही है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आज प्रिया के बिस्तर पर सोकर देखूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि सच क्या है, वो मुझे क्या बताना चाहती है। हम लोगों ने रात का खाना खाया और मैं प्रिया के पास चली गई। मैंने प्रिया को अपने कमरे में अपनी जगह सुला दिया। मैं खुद उसकी जगह जाकर लेट गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही देर हुए थे कि मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों को छुआ हो। मैंने अपने पैर चादर के अंदर कर लिए और फिर मुझे एक चुभन सी हुई। मैंने चादर हटाकर देखा तो वहाँ मुझे कुछ लोग नजर आए और वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे थे, लेकिन मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पाई थी। उससे पहले ही मैं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपनी जगह पर ही थी, लेकिन मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द था। मुझे अपनी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी। मैं उठी, हाथ मुंह धोया और नाश्ता किया और दवाई ले ली। मैं रोज़ की तरह अपने काम पर लग गई। फिर प्रिया मेरे पास आई और बोली, दीदी क्या आपको भी दर्द हुआ? मैंने बोला कि तुम सिर्फ बहाना करती हो। प्रिया, आज से तुम अपनी जगह पर ही सोओगी। आज के बाद तुम मुझसे कोई भी ऐसी बात नहीं करोगी। वो अपना छोटा सा मुंह लेके अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर मेरे साथ रात को क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अगले दिन संडे था तो मैं अपनी माँ से मिलने अपने घर चली गई। मेरी माँ मुझे देखकर बहुत खुश थी। मैंने माँ को वहाँ के बारे में सब बताया और खर्चे के पैसे माँ के हाथों में दे दिए। अगली सुबह मैं वापस अपने काम पर आ गई। वहाँ आकर मैंने माधवी से प्रिया के बारे में पूछा। माधवी ने मुझे बताया कि प्रिया को तो कल ही एक आदमी अडॉप्ट करके ले गया। मैं ये सुनकर बहुत उदास हो गई, क्योंकि इतने दिनों में मैं प्रिया के साथ काफ़ी करीब आ गई थी। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी कि प्रिया को माता पिता मिल गए। यहाँ अब मुझे एक बात का और हैरान करने वाली लगी कि यहाँ रोज़ बहुत बच्चे आते थे और बहुत से बच्चे अडॉप्ट कर लिए जाते थे। वरना मैंने तो ये देखा था कि लोग अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना ही नहीं चाहते। अगर किसी ने गोद ले भी लिया तो वो उन बच्चों को या तो नौकर बनाकर रखते हैं या उन्हें कहीं ले जाकर बेच देते हैं। यहाँ तो रोज़ ही बहुत बच्चे अडॉप्ट होते थे। मुझे ये बात अब परेशान करने लगी थी। अब मैं जानना चाहती थी कि ये मसला क्या है, लेकिन मैं ज़्यादा छानबीन नहीं करती। अगर मैं छानबीन ज़्यादा करती तो मेरी नौकरी में को खतरा हो सकता था और मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे यहाँ बहुत समय हो गया था और बच्चे यहाँ आते जाते रहते थे। एक दिन एक बच्ची मेरे पास आई जो लगभग 12 साल की होगी। वो मुझसे आकर कहने लगी, दीदी मुझे अपने बिस्तर पर नहीं सोना, मुझे दर्द होता है। मैं उस बच्ची की ये बात सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि यही बात मुझसे प्रिया भी कहती थी। मैंने पूछा, बेटा आपको कैसा दर्द होता है और या आपको कोई परेशान करता है या क्या तुम्हें बिस्तर पर कुछ चुभता है? वो बच्ची रोने लगी और रोते रोते मुझे बताया कि उसे किसी ने इंजेक्शन लगाया हो और उसके बाद का उसको कुछ भी याद नहीं। मेरे दिमाग में ऐसी बात आई जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैंने खुद से ही सवाल किया और खुद को ही जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ ऐसा कौन कर सकता है? यहाँ तो बच्चों का हर तरह से ध्यान रखा जाता है। मैं उस बच्ची को कमरे में लेकर गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। मैंने उसके कपड़े उतार कर देखा तो उसके शरीर पर कुछ निशान थे। मैं समझ गई कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। मैंने उससे कहा कि बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। जब रात हुई तो मैं बच्चों के कमरे में जाकर उस लड़की से थोड़ा दूर जाकर लेट गई। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। मैंने अपने ऊपर एक चादर डाल ली। रात के करीब 2 बजे का समय था कि तभी मुझे किसी के अंदर आने की आवाज़ आई। मैंने चुपके से देखा तो वहाँ 2 आदमी उस बच्ची की तरफ आ रहे थे। दोनों आदमी उस बच्ची के पास गए, उस बच्ची का मुंह बंद किया और उसको एक इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर बाद उस बच्ची को गोद में उठाया और बाहर की तरफ निकल गए। ये देखकर तो मेरे होश उड़ गए और मैं जल्दी से उन दोनों आदमियों का पीछा करने लगी। ये दोनों आदमी वही थे जो रोज़ अनाथ आश्रम में बच्चों को यहाँ लेकर आते थे। जब मैं उनका पीछा करते हुए बाहर गई तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि वो दोनों वॉचमैन से बात कर रहे थे। वॉचमैन ने उनके बाहर जाने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। तब मैं समझ गई कि मैडम और बाकी ये सभी मिले हुए हैं।
उन दोनों के निकलने के बाद वॉचमैन से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं दूसरे गेट से बाहर निकल गई। वो आदमी बाहर मुझे कहीं जाते हुए दिखे। मैं उनके पीछे पीछे जाने लगी। अनाथ आश्रम से थोड़ी दूर पर एक घर था जहाँ कोई नहीं रहता था। वो लोग उस घर में चले गए और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने घर की चारों तरफ दूसरा दरवाज़ा ढूंढना शुरू किया जिससे मुझे अंदर जाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे एक बड़ी सी खिड़की दिखी जो कि टूटी हुई थी। मैंने उससे कूद कर अंदर चली गई। अंदर जाकर देखा तो एक कमरे की लाइट जल रही थी। मैं उस कमरे की तरफ गई। उस कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। मैंने खिड़की से देखा तो मेरी चीख निकल गई। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आवाज़ लगा दी और उनसे कहा कि छोड़ दो बच्ची को, वरना मैं पुलिस बुला दूंगी। उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरे सर पर जोर से मारा। मैं वहीं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। आंखों के सामने अंधेरा था। मेरा सिर घूम रहा था। थोड़ी देर बाद एक आदमी अपने हाथ आया पैरों तो मैंने को उससे खोलने की कहा, मुझे बहुत छोड़ कोशिश दो, की, मैं किसी लेकिन को कुछ मेरी नहीं बताऊंगी। वो बहुत तेज हंसने लगा और बोला, पहले तो बड़ा उछल रही थी, निकल गई सारी अकड़। उस आदमी ने मुझसे बोला कि लो खाना खा लो, रोने के लिए भी ताकत चाहिए। उसने मेरा हाथ खोल दिया और मेरे हाथों में खाने की थाली पकड़ा दी और बाहर चला गया। मैंने उस खाने को हाथ भी नहीं लगाया। हो सकता है कि उस खाने में कुछ मिला हो ताकि वो मुझे रास्ते से हटा सके, क्योंकि मैं उनका राज जान गई थी। वो लोग मेरे साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर करते। अचानक मुझे उन बच्चियों की याद आने लगी और अब मुझे उनके दर्द का एहसास हो रहा था। अब मुझे समझ आ गया था कि वो बच्ची मुझे क्यों कहती थी कि रात को सोने के बाद उसको दर्द होता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैडम भी इन सब में मिली हुई है। मैंने सोचा कि मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, वरना ये लोग मुझे भी मार देंगे। मैंने बहुत ध्यान से कमरे की चारों तरफ देखा तो मुझे उस कमरे में एक खिड़की दिखी जो कि बहुत ऊपर थी। अब मैं सोचने लगी कि मैं बाहर तक कैसे पहुँचूँगी। मैंने अपने आसपास चीज़ें देखनी शुरू की। तभी मुझे वहाँ एक स्टूल दिखाई दिया। उस सबसे पहले मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और स्टूल को खिड़की के नीचे रखा। मैंने उस स्टूल पर खड़े होकर बाहर की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो खिड़की रोड की तरफ थी, लेकिन बहुत ऊंची थी। फिर भी मैंने बिना सोचे समझे उस खिड़की का कांच तोड़ दिया और वहाँ से कूद गई। ऊंचाई से कूदने की वजह से मेरे पैरों में चोट लग गई थी और मुझसे चला तक नहीं जा रहा था। सबसे पहले मैंने अपना चेहरा ढका और बाहर निकल गई। थोड़ी दूरी पर ही एक पुलिस स्टेशन था। मैं वहां चली गई और इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है। मैंने उनसे कहा, नहीं, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तब पुलिस वालों ने कहा कि हम तुम्हारी बात कैसे मान लें, हो सकता है कि तुम झूठ बोल रही हो, उन लोगों को फंसाना चाहती हो। मैंने इंस्पेक्टर को समझाया कि मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा और इन सब से मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैं तो सिर्फ उन मासूम बच्चियों को बचाना चाहती हूँ जिन बच्चियों पर बहुत जुल्म हो रहा है। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि हम बिना सबूत के उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अदालत में सबूत चलते हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद पुलिस ने मेरी एफआईआर लिख ली और मुझसे कहा कि वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए अपना ध्यान रखना। मैं पुलिस स्टेशन से आने के बाद घर आ गई। घर आकर मैंने अपना और अपनी माँ का सारा सामान पैक कर लिया और अपने घर से निकल गई, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ जाएं। मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इस हालत में और इतनी जल्दी में क्यों हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ है। मैंने कहा, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको रास्ते में सब कुछ बताती हूँ। मैंने अपनी माँ को रास्ते में सब कुछ बता दिया। मेरी माँ ने मुझे शाबाशी देने लगी, बोली, तुमने सही किया बेटी, उन जालिमों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था, तुम उन्हें सज़ा दिलवा कर ही रहना। मैं अपनी माँ के साथ अपनी एक सहेली के घर आ गई। कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन पुलिस वहाँ वेश बदल कर गई और उन्होंने मैडम से बात की। उन्होंने कुछ बच्चे चाहिए, उन बच्चों को वो विदेश ले जाकर बेच देंगे, जिसके लिए मैडम को मुँह मांगी रकम देने को तैयार हैं। मैडम ने भी बच्चा देने की हामी भर दी और ये भी कहा कि अगर आपको और भी बच्चे चाहिए तो भी मिल जाएंगे। पुलिस ने उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली और वहाँ से चले आए। अगले ही दिन पुलिस ने वहाँ छापा मार दिया। मैडम, वॉचमैन और उन दोनों आदमियों को पुलिस ने पकड़ लिया। वहाँ जो लड़कियाँ काम करती थीं उनको भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैडम के कमरे की तलाशी ली गई तो उनके खिलाफ सारे सबूत मिल गए। उसके साथ साथ पुलिस को मैडम के ऑफिस से ड्रग्स भी मिले थे। छानबीन करने से पता चला कि मैडम का ड्रग्स का भी कारोबार था।
पुलिस ने मैडम और उनके सभी साथियों को अदालत में पेश किया। उन लोगों ने ये भी बताया कि वो लोग ड्रग्स का भी कारोबार करते थे, जिससे लाखों रुपए कमाते थे और आपस में बांट लेते थे। ये भी बताया कि जो लोग बच्चों को अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करने आते थे, वो अडॉप्ट नहीं बल्कि उनको बेचने के लिए लेकर जाते थे। जिन आदमियों में मुझे वहाँ बांध कर रखा था, वही आदमी अच्छे और खूबसूरत बच्चे लाते थे। पुलिस ने सारे सबूत अदालत में पेश किए और मैंने भी उन लोगों के खिलाफ गवाही दी। उन सबको सज़ा हो गई। अब उस अनाथ आश्रम की जिम्मेदारी अदालत ने मुझे दे दी, क्योंकि मैंने वहाँ बच्चों को बहुत अच्छे से रखा था और मैं उनका बहुत ख्याल रखती थी। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास दिल ही नहीं होता। लोग पैसे की खातिर कितना गिर सकते थे, मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा। अब सभी बच्चे बहुत खुश रहते हैं और अगर कोई बच्चा अडॉप्ट करने आता है तो मैं उनकी सारी जानकारी लेती हूँ और पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाती हूँ, तभी किसी बच्चे को देती हूँ, क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती कि कोई भी किसी भी बच्चे के साथ कुछ गलत करे या गलत हो। मुझे अक्सर प्रिया की याद आती थी। मैं सोचती थी कि काश मैंने प्रिया की बात पर ध्यान दिया होता, मैंने उन जालिमों को पहले ही पकड़वा दिया होता तो प्रिया आज मेरे साथ होती। पता नहीं प्रिया कहाँ होगी और किस हालत में होगी। मैं रोज़ भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो बस ठीक हो। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलती हूँ आपको एक नई कहानी के साथ। बाय बाय। प्लीज़ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कहानियों को शेयर कर दिया करें।